नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग आज इकोलॉजी का 19वां लेक्चर कंप्लीट करेंगे। इस 19वें लेक्चर में हम लोग सबसे पहले जो जानेंगे वो ये है कि जैव विविधता की जैव विविधता में जो क्षरण होता है वो किसके कारण होता है। लेकिन उसके पहले से थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था। जैव विविधता में उसकी डिफिनेशन पढ़ी, जैव विविधता होती कई क्या क्या है, और उसके पहले हमने जैव विविधता के महत्व को पढ़ लिया था और ये इंसानों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और इसमें किन किन जीवों का वास है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अभी हम लोग जैव विविधता के क्षरण के कारण का पता लगाएंगे। तो सबसे पहली हेडिंग जो है ये कि मनुष्य के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा, जैसे ये हम आप सब जानते हैं कि वर्तमान में अगर पर्यावरण इस स्तर पर पहुंचा है, मतलब कि बेमौसम बरसात हो जाती है, बेमौसम सर्दी हो रही है, दिसंबर में जो ठंडी होनी चाहिए थी, क्या वो ठंडी आज के टाइम में है? नहीं है। आज के 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले अगर आप देखिए तो जिस हिसाब से बरसात होती थी, क्या उस हिसाब से बरसात होती है? नहीं। कहीं होती है तो इकट्ठा हो जाती, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं होती। टेम्परेचर आप देखिए तो 2 डिग्री सेल्सियस पहुंचने वाला है ग्लोबल टेम्परेचर जो है। उसी को कम करने के लिए पेरिस क्लाइमेट चेंज सम्मेलन हुआ था आपका, ठीक है। तो वही कह रहा है इस लाइन में भी कि मनुष्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार से परिस्थिति के अंदर जो हस्तक्षेप होता है उसका रीजन है कि जैव विविधता लगातार, उसका ही रीजन है कि जैव विविधता का लगातार क्षरण हो रहा है। और उनको हम कुछ निम्नलिखित तरीकों से समझ सकते हैं। कुछ हेडिंग्स, कुछ पॉइंट्स आपके हेड, जैसे आवास नष्ट हो रहे हैं, आवास नष्ट हो रहे हैं। अब आपका घर नष्ट होने लगे तो आप क्या करेंगे? या तो दूसरे घर जाएंगे या फिर रोड पे रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और कितने दिन रह सकते हैं? मनुष्य के लिए तो ठीक है, लेकिन किसी जीव, जंतुओं में जंतु जीव की बात अगर हम करें, मानव को छोड़ के, अगर उनका आवास नष्ट हो जाए तो वो कहाँ जाएंगे? वो प्रलय के ही समान हैं उनके। हमारे लिए बाढ़ एक आपदा का रूप हो सकती है, लेकिन उनके लिए उनका आवास नष्ट होना वो भी एक बाढ़ का ही रूप है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आवास का नष्ट होना, बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप मनुष्य की आवश्यकता के लिए स्थलीय जलीय क्षेत्र के लगातार अतिक्रमण से इन पर आश्रित जीव जंतु के आवास लगातार नष्ट हो रहे हैं। आवास का खंडन लगातार जंगलों और अन्य क्षेत्रों के अतिक्रमण से वन जीवों के आवास का विखंडन हो रहा है। कीटनाशकों और रसायनों का अत्यधिक प्रयोग, कृषि एवं अन्य कृषि क्षेत्रों में प्रयुक्त रसायनों, प्लास्टिक इत्यादि के प्रयोग से जैव विविधता को भी बहुत हानि हो रही है, मृदा को तो हो ही रही है। प्रदूषण की बात करें तो अत्यधिक प्रदूषण, जल, वायु, मृदा, इनके कारण कई सारी प्रजातियों का अस्तित्व आज खत्म होने पे है। इसी प्रकार से हम बात करें परिस्थितिकी सेवाओं का अत्यधिक दोहन। अब जो चीज़ें, मान लीजिए किसी चीज़ का अत्यधिक दोहन करोगे आप, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब अत्यधिक चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट दिखने लगता है। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं आप, खाना आपने खा लिया बहुत ज़्यादा, तो उसका साइड इफेक्ट दिखेगा ना। हो सकता है कि आपको जो है डायरिया हो जाए, हो सकता है आप जो है वो पेचिस पड़ने लगे आपको, हो सकता है वोमिटिंग होने लगे आपको। तो ये हजम होगा नहीं, अतिसा खा लेंगे तो वो जहर का रूप रख लेगा, ठीक। तो वही कह रहा है कि पारिस्थितिकी सेवाओं का अत्यधिक दोहन, जिसमें अत्यधिक चराई, एक ही जगह पे मान लीजिए 10 दिन की घास है, आप 15 दिन ले जा करके अपने जानवरों को वहाँ पर छोड़ देते हैं 15 दिन के लिए। 10 दिन की घास है, उसके बाद जो 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जो जानवर वहाँ पर टहल टहल के वो जो घास खा रहे हैं, तो उसमें पहली बात तो घास खत्म हो गई। दूसरी चीज़, जो उनके खुर होते हैं, उसके निशान, उसके द्वारा जो मिट्टी की ऊपरी परत बनी हुई वो, उसको भी नुकसान हो रहा है। और उसके बाद जो घास की जड़ें, जिनको
पुनर्जीवित किया जा सकता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, वो भी तो नष्ट हो रही हैं, वो कौन सही करेगा? तो ये ऐसे नुकसान होते हैं। व्यापक मात्रा में शिकार करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जंगली जानवर कम होंगे दिन पर दिन। मत्स्य उन्मूलन इत्यादि से जैव विविधता के अस्तित्व पर संकट है। विदेशी प्रजातियों एवं परिभक्षी प्रजातियों का प्रवेश। ठीक, अब विदेशी प्रजातियां और परभक्षी प्रजातियां जो सभी का भक्षण कर सकती हैं उनका प्रवेश हो जाएगा, तब भी हमारे स्थानीय जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा। इसी प्रकार से अंधाधुंध वन उन्मूलन, जब आप तेजी से वनों की कटाई करने लगते हैं तो पता है क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में जा रही है वो ऑब्जॉर्ब होना कम हो जाएगी। जब ऑब्जॉर्ब कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये कहीं ना कहीं तो ऑब्जॉर्ब होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लेशियर फूट जाएंगे और सी लेवल आपका मतलब समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा और ये बाढ़ का स्वरूप लेकर के छोटे छोटे द्वीपों को समाप्त कर देगा। जब छोटे छोटे द्वीप समाप्त हो जाएंगे तो वो भी बेघर, जीव जंतु भी बेघर, हम सब बेघर और पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। सच्चाई यही है और होना ही है एक दिन। इस सृष्टि का विनाश इसी से होगा। कोड़ों का अंबार लगा रखा है हमने, हमें उसकी टेक्निक नहीं पता है। हमने पृथ्वी से दिन पर दिन लिया ही है, दिया कुछ नहीं है। नए नए घर बना रहे हैं, नए नए पेड़ हटा रहे हैं, जो भी नए बनते हैं हटा करके वहाँ पर फिर से दिमाग में आता है कुछ नया तैयार करने का, तो कहाँ जाएगा? अंधाधुंध वन उन्मूलन यही चीज़ ये कह रहा है। जंगल जैव विविधता को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान में ये भी प्रभावित हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बता ही चुके हैं। अगर उदाहरण के लिए बात करें तो अमेजन और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग, कई 100 किलोमीटर में आग लगी थी अमेजन के जंगल में। आप लोग को याद हो दिसंबर के महीने में, वहाँ पे दिसंबर के महीने में कई 100 किलोमीटर जब आग लगती है तो आप सोचिए, और गर्मी के महीने में आग लगी तो बुझाना आसान है क्या? और उसमें भी थोड़ी सी हवा चल जाए, हवा चल रही है, गर्मी के साथ साथ आग लगी पड़ी है, और तो फिर पता नहीं कितनी दूर तक वो फैल जाएगी। ठीक, तो ये कुछ सम पॉइंट्स है आपके, लेकिन आप इनको, मेरा मानना है कि हेडिंग भी अगर याद रखेंगे तो आपको चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, अंधाधुंध वन उन्मूलन, विदेशी प्रजातियों और परभक्षी प्रजातियों का प्रवेश, उसके बाद पारिस्थितिकी सेवाओं का अत्यधिक दोहन, प्रदूषण, कीटनाशक और रसायनों का अत्यधिक प्रयोग, आवास का विखंडन, आवास का नष्ट होना। ये कुछ हेडिंग्स हैं, आप इनको ज़रूर याद रखें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, अब हमने क्षरण तो कर दिया भाई, क्षरण तो हमने कर दिया, अब इनके संरक्षण के लिए हमने क्या प्रयास किए हैं वो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं। संरक्षण के लिए अभी क्या किया जा रहा है वो देख लीजिए। जैविक विविधता या जैव विविधता के संरक्षण से खाद्य श्रृंखला की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी विविधता का संरक्षण होता है। उन क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता का संरक्षण करना जहां वे प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, एक्स-सी-टू संरक्षण, एक्स-सी-टू कंजर्वेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की नदियों में गंगा नदी होती है, जानते हैं। नदियों में जो नदियां हैं, गंगा नदी में घड़ियाल को फिर से लाया गया है, यह विलुप्त हो गया था। मतलब कहने का कि इसके पहले हमने बताया था कि मान लीजिए कि एक डायग्राम समझिए, मान लीजिए इस पर्टिकुलर रीजन में ये कोई क्षेत्र है आपका, ठीक है, ये कोई क्षेत्र है आपका, ठीक। यहाँ पर हम प्राकृतिक रूप से एक क्षेत्र में घड़ियाल पाए जाते थे, एक क्षेत्र में मान लीजिए आपके शेर पाए जा रहे हैं, एक क्षेत्र में आपका जो है वो लोमड़ी पाए जा रहे हैं, एक क्षेत्र में आपके चीता पाया जा रहा है, ऐसे मतलब नॉर्मली है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर समय के बाद वो गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं, और इसी बीच से एक नदी निकलती है, ठीक है, उसमें घड़ियाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आपका घड़ियाल पाए जाते हैं, जैसा कि बता दिया है घड़ियाल। अब घड़ियाल ये पाए जा रहे थे, ये भी पूरी तरह से क्या हुए हैं, यहाँ से गायब हो गए हैं। तो अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि जहाँ पे घड़ियाल पाए जाते थे, क्योंकि उनके लिए वही उचित स्थान था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ
जो क्षरण की वजह से, कुछ शिकार की वजह से ये गायब हो गए, तो हम क्या करते हैं, इनको वहाँ से पुनर्वासित करेंगे ताकि ये फिर से अपनी जगह पर पहुँच जाएं। तो जब सरकार यहाँ पर लाकर उन घड़ियालों को फिर से रखेगी, चीता को फिर से वहाँ पर रखेगी, शेरों को फिर से रखेगी, तो वो अपने प्राकृतिक स्थान पर फिर से पहुँच जा रहे हैं। और फिर से जब प्राकृतिक स्थान पर पहुँचेंगे तो उनको हम लोग XC2, मतलब कि जैसा कि हमने यहाँ लिखा हो XC2 कंजर्वेशन कहते हैं। मतलब दो टाइप कंजर्वेशन होते हैं, एक बाह्य कंजर्वेशन, एक आंतरिक कंजर्वेशन। आंतरिक मतलब जहाँ पर प्राकृतिक रूप से वो जीव पाया जाता होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक कंजर्वेशन। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से वहाँ पाया जाता हो लेकिन उसको जीव, उसकी जान को खतरा है और उसका संरक्षण बहुत जरूरी है, तो उसके लिए कृत्रिम रूप से एक वातावरण क्रिएट किया जाएगा, वही प्राकृतिक वाला, और उसको ले जा करके उसमें संरक्षित किया जाएगा। कहाँ पे, जो कृत्रिम रूप से मानव द्वारा बनाया गया है, उसको हम लोग बाह्य XC2 कंजर्वेशन इसको बोलते हैं, और बाह्य C2 कंजर्वेशन उसको बोल सकते हैं। ठीक, ऐसा। अब यही अभी वो भी आ जाएगा। बहरहाल ये है In-situ कंजर्वेशन और ex-situ कंजर्वेशन। ठीक, प्राकृतिक रूप से जहां पाए जाते हैं, या देखिए कि स्वस्थानीय संरक्षण In-situ कंजर्वेशन कहता है। यहां थोड़ा सा एक्स का मतलब इन्होंने बाह्य स्थानीय संरक्षण कर दिया है, लेकिन कुल मिलाकर मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, क्योंकि कहीं कहीं थोड़ा सा मिसप्रिंट है और हिंदी में। लेकिन एक चीज़ और ये कहना चाहिए, थोड़ा बाहर से साउंड आ रहा होगा, मैं मान सकता हूँ। तो नीचे जगराता चल रहा है, आप मना नहीं कर सकते हैं। तो अब बोलने का मतलब ये है कि भगवान का अपमान करना, तो इसलिए थोड़ा साउंड अगर बैकग्राउंड में आ रहा हो, वैसे नहीं आना चाहिए, बंदोबस्त तो पूरा इसी तरफ से किया गया, लेकिन आ रहा हो तो एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। तो दूसरी चीज़ आज करते हैं, अपने प्राकृतिक आवासों में ही जानवरों और पौधों के संरक्षण को In-situ कहते हैं। यही बात तो हम बता रहे हैं, ये बातें हमने बता दी हैं। देखिए, ये जो बात हमने यहाँ बताई है वो सेम यही बताई है कि यहाँ पर जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ें थी वहाँ पर ही संरक्षण देना, तो उसको कहेंगे In-situ, और जब बाहर के कृत्रिम बना कर देंगे तो Ex-situ कंजर्वेशन कहते हैं उसको। अब स्थापित आवास, अच्छा हाँ, एक चीज़ और देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो है वो Ex-situ का एग्जाम्पल है, बस थोड़ा सा उल्टा हो गया है। बेसिकली उन क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता की बात की है, तो बहुतों के दिमाग में आया कि सर ने तो ये बताया, लेकिन मैंने इसीलिए पूरी थ्योरी बता दी आपको, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर उल्टा दे रखा है। मतलब ये लाइन आपकी नीचे होनी चाहिए। पहले हम In-situ की बात करेंगे ना, हम पहले इंटरनल की बात करेंगे, फिर बाहर। पहले अपने घर में रोटी देखेंगे ना, पहले हम देखेंगे हमें कपड़ा पहनने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमें खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद हम बाहर की देखेंगे ना। उसी हिसाब से मैंने जो पहला एग्जाम्पल आपको दिया ये बना करके, वो एग्जाम्पल दिया In-situ का, लेकिन लिखा यहाँ पर Ex-situ था। अभी जो मैंने दूसरी लाइन पढ़ी वो थी In-situ की, ठीक है, वो था इंटरनल के लिए। लेकिन मैंने वो जो थ्योरी आपको मुजमानी जो बताई है आपको, उस पे भरोसा रखिए। स्लाइड में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इस पे ध्यान रखिए कि हाँ मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक, टर्मिनोलॉजी पे ध्यान रखिए कि Ex-situ और In-situ किसे कहते हैं। In-situ अंदर का, यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ घड़ियाल को प्राकृतिक आवास में रखा जा रहा है, वो In-situ है, और इसके बाहर कुछ होता है तो वो Ex-situ है। बस ये। अब स्थापित प्राकृतिक आवास की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, जैवमंडल अगर, और संरक्षित वन, आरक्षित वन, संरक्षित वन, प्राकृतिक भंडार आदि, ये कुछ आवास हैं इनके। जैव विविधता संरक्षण की बात करें तो हमने इसके पहले ही बताया था, फिर से बता दे रहे हैं। स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण अभी मैंने डिस्कस किया है। बस इनके टाइप देख लीजिए कि इनमें क्या क्या आता है। यूपीपीसीएस के लिए याद रखिए कि ये क्वेश्चन आना तय है। यूपीपीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, मतलब आता ही है ईच इन एवरी ईयर। अगर एक आध साल नहीं आया, 2 साल नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं, मतलब इस साल नहीं आया तो अगले साल आ ही जाएगा। इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जैव विविधता में। तो अभी देख लीजिए यहाँ पर कि स्वस्थानीय संरक्षण में In-situ में राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, जो भी गवर्नमेंट के अंतर्गत डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, वन जीव अभ्यारण्य गवर्नमेंट के अंतर्गत बहुत अच्छे से होते हैं। जैवमंडल होते सभी हैं, लेकिन डायरेक्टली राष्ट्रीय उद्यान में बहुत कड़ा कानून लागू होता है, इसलिए मैंने बोला।
जयमंडल आगार आता है आपका, पवित्र उपवन और झीलें आती हैं आपकी, समुदाय और संरक्षण आगार आते हैं आपके। अब उसके बाद बास थाने की बात करें तो बीज बैंक आ गए, जीन बैंक आ गए, निम्न तापीय संरक्षण, उसके बाद वनस्पतीय उद्यान जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, वनस्पतीय उद्यान और चिड़ियाघर, इतनी चीज़ें आपकी आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको आप डाल सकते हैं, इसलिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। और अगर यूपीएससी में पूछा जाएगा तो वो कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा किसका, आपका स्वस्थानीय कंजर्वेशन और बाह्यस्थानीय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब आगे आ जाइए, स्वास्थ्य संरक्षण के विषय में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। किसके विषय में, स्वास्थ्य कंजर्वेशन के विषय में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो जैव विविधता संरक्षण की यह विधि जिसमें जीव जंतु का संरक्षण उन्हीं प्राकृतिक अधिवास में कर दिया जाता है, स्वास्थ्य संरक्षण कहलाते हैं। वही चीज़ जो ऊपर बताई, सेम चीज़ यहाँ पे हमें थ्योरी के रूप में बतानी है। अब चाहे कितनी बार पढ़ लो, बात तो वही रहेगी ना। इसके अंतर्गत मैंने बता दिया अभी क्या क्या आता है, यही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। हम बस बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र को बचाए रखने के लिए जिसे स्थान पर समस्त जीव जंतुओं वनस्पति को संरक्षित कर दिया जाता है, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसको हम लोग WPA भी बोलते हैं, वर्ल्ड लाइफ, इसको हम लोग वन जीव है आपका, सॉरी वन जीव संरक्षण अधिनियम है आपका, तो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मैं ऐसे WPA से इसको डिनोट करता था हमेशा। मैं ये जो आपका है यहाँ से आ जाइए, WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है ये। तो ये थोड़ा याद करने में आसान होता है, अगर उसको आप पढ़ो जैसे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो ऐसे WPA 1972 किसी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति राज्य को देता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह शक्ति किसको है, तो राज्य को है। ठीक, ये पावर देता कौन है, 1972 का अधिनियम। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में जंतुओं का शिकार, वन्य जीव जंतुओं के आवास पर अतिक्रमण, हथियार प्रयोग, कृषि आदि समस्त मानव गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। याद रखिएगा कि पूर्णतः की बात कर रहा है, प्रतिबंधित होती हैं। शब्द पर ध्यान दीजिए कि यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन निकालेगी। यूपीपीसीएस के लिए जहां पर इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया, यूपीएससी के लिए अब देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। वो स्टेटमेंट जब रखेगा तो ये पूर्णतः प्रतिबंध को हटा देगा, पूर्णतः प्रतिबंध की जगह कुछ दूसरी टर्मिनोलॉजी को यूज करेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। क्या, राष्ट्रीय उद्यान की मैंने बात की, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में पहले बता दिया था कि ये सरकार की निगरानी में होता है। दूसरी चीज, ये निगरानी के साथ साथ बहुत कड़े कानून यहाँ पे लागू होते हैं। तो वो उसका रीजन यह है कि राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में जंतुओं का शिकार, वन जीव जंतु के आवास पर अतिक्रमण, हथियारों का प्रयोग, कृषि आदि समस्त मानव गतिविधियां, समस्त मानव मतलब जितनी भी मानव गतिविधियां होती हैं उसमें पूर्णतः रोक होती है। अब आप समझ गए होंगे कि पूर्णतः मतलब क्या हो सकता है। नहीं तो बोलो कि कंप्लीटली दे रखा है, तो यहां पर कंप्लीटली को हम गलत साबित कर देते हैं। यूपीएससी तो कंप्लीटली में कभी बात ही नहीं करती, कुछ हो ही नहीं सकता कंप्लीटली का जैसा कुछ, तो वैसा मत सोचिएगा। अब आप आ जाइए जैवमंडल अगरा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जैवमंडल की बात करते हैं। ठीक, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जैवमंडल निश्चय आरक्षित विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिनको यूनेस्को के मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। MAB से इसको डिनोट कर सकते हैं, मैब ऐसे बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या आगरा क्षेत्र की शुरुआत 1975 से यूनेस्को के मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत हुई थी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये डेट, यूपीपीसीएस में ये डेट आएगी, यूपीपीसीएस में ये डेट आएगी, ये इंपॉर्टेंट है,
ये आप नोट करके रख सकते हैं। यूपीपीसीएस में ये डेट आएगी, 100% आई है कई बार। मैं हाईलाइट कराता चलूँगा इस पूरे लेक्चर में और इस पूरी सीरीज़ में। अभी मैं जब ये पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट, जो जो चीज़ें यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हैं वहाँ पर मैं ये बताऊँगा, और यूपीएससी में भी जो इंपॉर्टेंट है, जो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होगी वो भी मैं बताता चलूँगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो जिसका प्रमुख उद्देश्य की बात करें, परितंत्र और उसके आनुवांशिक पदार्थों मतलब जेनेटिक पदार्थों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक शोध हेतु आधारभूत पर्यावरण प्रदान करना, जैव विविधता के सतत उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करना है। जैवमंडल आगरा क्षेत्र की अगर बात करें, जिसको मैंने बोला है MAB मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम की शुरुआत 1971 में यूनेस्को द्वारा हुई थी। एक पदार्थ ये चीज़, अब जैवमंडल आगरा क्षेत्र की शुरुआत 1975 से यूनेस्को के मानव जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत हुई थी। और यहाँ पर वही चीज़ दे रखा है, यहाँ पर भी वही दे रखा है कि मानव एवं जैवमंडल मैप की शुरुआत मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा हुई थी। तो फिर ये क्या था जो ये ऊपर लिखा था भाई, ये फिर क्या था ये बताओ आप दोनों में डिफरेंस पढ़ लीजिए। यहाँ पर ये बोल रहा है क्या, यहाँ पर बोल रहा है मैं MAB की बात कर रहा है, और यहाँ पर हम लोग जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो आरक्षित क्षेत्र का कार्यक्रम जो था वो शुरू हुआ 1975 में, और किसके अंतर्गत शुरू हुआ, मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत। और मानव जैवमंडल कार्यक्रम पहले शुरू हुआ ना, ये 1971 में। यूपीपीसीएस RO में भी क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीएस एंड साथ में RO एंड ARO में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से इसके ऊपर आए हुए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। ये मानव जैव मंडल का जो कार्यक्रम है 1971 में ये स्टार्ट हुआ, उसी के अंतर्गत ही ये स्टार्ट हुआ है। ये इसके अंतर्गत ही ये स्टार्ट हुआ है, ये याद रखना। ये शुरू हुआ इसके अंतर्गत ही, तो ये हुआ कि लिखा हुआ है जैवमंडल आगरा क्षेत्र की शुरुआत 1975 से यूनेस्को के मानव जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत हुई। अंतर्गत हुई मतलब उसके अंदर हुई, तो पहले स्टार्ट ये हुआ होगा कौन कार्यक्रम, मानव जैवमंडल कार्यक्रम। अब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ताकि कंफ्यूजन न रह जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है जहां पर मैं लगा दे रहा हूं, आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए। ये चैलेंज करता हूं कि आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, और ना मिल जाए RO ARO और यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन तो बताइएगा। वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैवमंडल आगरा क्षेत्र को केंद्र से बाहर की ओर क्रोड क्षेत्र, बफर क्षेत्र एवं संक्रमण क्षेत्र में विभाजित किया गया है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट में। क्रोड क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण दो क्षेत्रों के बीच का क्षेत्र होता है, बताएंगे अभी। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की शुरुआत 1986 में हुई थी। ये भी यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीपीसीएस में फैक्ट बहुत आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और यूपीएससी में स्टेटमेंट यहाँ से निकाली जा सकती है, ठीक है। स्टेटमेंट ऊपर वाले निकाल के रख देगा डायरेक्ट, ठीक। जब नीलगिरी में भारत का पहला BSR खोला गया, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी यूपीपीसीएस यूपीएससी दोनों में क्वेश्चन आए हैं। यूपीपीसीएस यूपीएससी में दोनों में क्वेश्चन आए हैं। मैं लिखता हुआ चल रहा हूं ताकि आप खूब अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर लें। या केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें, कंजर्वेशन कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें, संरक्षण आगार की बात करें, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2002 के संशोधन के द्वारा संरक्षण आगार या आरक्षित जिसको बोलते हैं समुदाय आरक्षित की अवधारणा को जोड़ा गया। राज्य स्वामित्व के अधीन ऐसे क्षेत्र होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके अधीन होंगे, तो वो होंगे स्टेट के। किसके अधीन होंगे, स्टेट के, ठीक। जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य से संलग्न हैं, जिन्हें स्थानिक समुदाय से विचार विमर्श कर जीव जंतुओं, वनस्पतियों, समुदायों, समुद्री जीवों के आदि की सुरक्षा और संरक्षण हेतु घोषित कर दिया जाता है, उन्हें संरक्षण आगार या फिर कंजर्वेशन रिजर्व कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिए
कि राज्य स्वामित्व के अधीन ऐसे क्षेत्र, राज्य स्वामित्व के अधीन ऐसे क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्यों से संलग्न हैं एवं जिन्हें स्थानिक समुदाय से विचार विमर्श कर जीव जंतुओं, वनस्पतियों, समुद्री जीवों के संरक्षण हेतु घोषित किया गया हो, उसे क्या कहेंगे? संरक्षित आगार कहलाते हैं। और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भारत का पहला संरक्षण आगार खोला गया है। ठीक है, कहाँ? तमिलनाडु में। ये स्टेट पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। साथ में अगर यूपीएससी कभी देगी तो वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में देगी, लेकिन इसके साथ 4 स्टेटमेंट जोड़ देगी। तो आगे के स्वास्थानिक संरक्षण में आगे है कम्युनिटी रिजर्व है, फिर कंजर्वेशन रिजर्व है। इन सब के विषय में थोड़ा सा इंग्लिश में बात करेंगे क्योंकि समझ में नहीं आएगा। समुदाय आगार, फिर संरक्षण आगार, तो कंजर्वेशन, कम्युनिटी, इससे आपको फायदा हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे 20वें लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।